बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं फराह और मैं हमजा। खुशामदीद कहेंगे आपको सुबह सवेरे पाकिस्तान में। हमने देखा कि हमजा कोविड की वजह से स्कूल बंद हो गए और कितनी खुशियाँ मनाई ना बच्चों ने बहुत खुशियाँ मनाई। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस पर बहुत परेशान भी हैं और वो बच्चे ये बच्चे किधर हैं? ये बच्चे यहाँ पर ही हैं। अच्छा। हाँ, इसी दुनिया में। और वाकई बच्चे बड़े स्ट्रेस में, आपको मालूम है कुछ बच्चे जिनके बड़े करियर ईयर्स हैं वो बड़े परेशान हैं हमजा कि हमने अब इसके बाद कैसे एग्ज़ाम कैसे होने हैं, ग्रेड कैसे आने हैं, रिजल्ट्स कैसे आने हैं, आगे क्या बनना है, हमारे साथ कहीं नाइंसाफ़ी तो नहीं हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप इजाज़त देना तो एक छोटी सी बात, लर्निंग पावर्टी की बात की जा रही है, लर्निंग लॉस की बात की जा रही है। ये क्या होता है? वर्ल्ड बैंक की तरफ से हमजा एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान, जिसमें कि पहले ही तालीम हासिल करने वाले बच्चों की तादाद जो है वो कम है, उसमें और ज़्यादा कमी जो है मतवक्को है। और उन्होंने कहा है कि आधे से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो तालीम से महरूम रहेंगे। अगले 20 साल में $67 बिलियन से $155 बिलियन का GDP को नुकसान होगा अगर इसी शरह से ड्रॉप आउट्स रहे जो कि हैं अभी तक। उनका कहना है कि 75% से 79% जो है ये लर्निंग पावर्टी में इजाफा मतवक्को है, जो कि जो कि 2.8 मिलियन बच्चे प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल छोड़ चुके हैं और मज़ीद छोड़ जाएंगे। वो तालीम से महरूम हो जाएंगे इसकी वजह से। और हम खुश हो रहे हैं और ये बातें कर रहे हैं कि जी के बच्चे महफूज तो हैं ना, लेकिन बच्चों का फ्यूचर महफूज है कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान। और हमसे मुझे लगता है कि हम ना सिर्फ अपने उस पर जब सोचते हैं, हमें किसी ना किसी बच्चे को टेकअप कर लेना चाहिए। जो बच्चे गुर्बत की वजह से स्कूल नहीं जा सक रहे, इसलिए स्कूल नहीं जा रहे कि उनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे, वो जॉबलेस हो गए हैं या उनके कारोबार ख़राब हो गए हैं। मेरा ख्याल है कि नज़र रख के हमें किसी न किसी एक फैमिली को, किसी न किसी एक बच्चे को टेकअप कर लेना चाहिए ताकि उसकी तालीम का ये सिलसिला जारी रहे। और ये जो हमें नुकसान की बात की जा रही है $67 बिलियन से $155 बिलियन, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है जो कि वो कह रहा है। और इसको हम कम कर सकते हैं, जितना हम कोशिश करेंगे तो हमें उसमें कोशिश करनी चाहिए। और जो गुर्बत जो है ना, पढ़ाई की गुर्बत, सीखने की गुर्बत, ये नहीं आनी चाहिए। बच्चे स्किलफुल होने चाहिए, बच्चों को सीखते रहना चाहिए। कुछ मेरे जैसे बच्चे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि जी कि 9वीं में तुम्हारे नंबर कम आए थे, हमने तो 10वीं में मेहनत करनी थी और अब तो 10वीं में एग्जाम्स नहीं हो रहे तो फलां नहीं हो रहा। इस तरह के बच्चे भी हैं जिनको हीले बहाने भी कुछ मिल जाते हैं। लेकिन ऐसे बच्चे हैं जो वाकई एक एक नंबर के ऊपर देख रहे होते हैं कि मेरिट बन रहा होता है और उनका मेरिट ख़राब हो रहा है। और अब चूँकि स्कूल्स बंद हो गए हैं और ये सरकारी स्कूल हैं, बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ बहुत ज़्यादा फीसें नहीं हैं लेकिन वो बच्चे नहीं अफोर्ड कर पा रहे। अगर कोई वालिदैन जो हैं वो किसी निजी स्कूल में भी बच्चे भेज रहे थे और वहाँ पर भी अफोर्डेबिलिटी का इशू आ रहा था, लुक अराउंड एंड प्लीज़ ट्राई टू हेल्प दोस्त जिन्हें इस वक्त मदद की ज़रूरत है। और अब हम बढ़ रहे हैं टॉप स्टोरीज की जानिब। कोरोना वायरस एक बार फिर मौत का जाल बिछाने लगा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 43 अफराद जाँ बहक, 2829 नए केसेस रिपोर्ट हुए। हुकूमत का कहना है कोरोना वैक्सीन 2021 की पहली सहमाही में दस्तयाब होगी। वज़ीर सेहत पंजाब ने अपोजिशन जमातों को जल्द से ना करने का मशवरा दे दिया। PDM का आज मुल्तान में सियासी पावर शो। बिलावल भुट्टो कोरोना का शिकार, पीपल्स पार्टी का आसिफा भुट्टो को मैदान में उतारने का फैसला। क्या मुल्तान का जलसा बेनज़ीर भुट्टो की बेटी के बाकायदा सियासी सफर का आगाज होगा, इस पर बात करेंगे। स्टील मिल्स के मुलाजिमीन की बरतरफी पर पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो और हमाद अजहर के दरमियान लफ्जी जंग छिड़ गई। बिलावल कहते हैं मुलाजिमों को बहाल करवाएंगे। वफाकी वजीर ने जवाब दिया, इस मसले पर वो लोग सियासत कर रहे हैं जिन्होंने इदारे को डुबोया। तो जी सबसे पहले तो बात करेंगे कोरोना वायरस की, जो बढ़ता चला जा रहा है और उतनी टेंशन और डिप्रेशन भी बढ़ता चला जा रहा है। जापान की बात करें, अमेरिका ने एक रिपोर्ट जारी की है कि सिर्फ अक्टूबर के अंदर जापान में कोरोना के खौफ से जो खुदकुशियां हैं वो कोरोना से मरने वालों से ज़्यादा हो गई। बिल्कुल, वहाँ पे हमेशा से खुदकुशी की शरह ज़्यादा रही है। लेकिन अगर हम अपने इर्द गिर्द में नज़र डालें, जैसे हमने अपनी ओपनिंग में बात की है, ये बहुत सारे ऐसे वो लोग हैं जो बेचारे शायद अभी खुदकुशी तो नहीं की उन्होंने, लेकिन उनकी जो है ये खुदकुशी ही है कि अगर बच्चे तालीम ना हासिल कर सक रहे हों, अगर घर के चूल्हे न जल रहे हो। लेकिन कोरोना वायरस जो है इसकी दूसरी लहर के दौरान केसेज और मौत की तादाद भी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद
43 अफराद जो हैं लुक़मा अजल बन गए, जबकि 2829 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। लेकिन खुशाइन बात भी है कि 2257 मरीज सेहतयाब भी हुए हैं और इस वक्त फ़ाल केसेस की मजमूई तादाद की बात की जाए तो वो अभी भी 47,390 पर है। और मामले खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है कोरोना वैक्सीन 2021 की पहली सहमाही में दस्तयाब हुई। इसका मतलब है कि अभी बहुत टाइम है। जो लोग इस उम्मीद पे हैं कि शायद वैक्सीन आ जाएगी और बच जाएंगे, हमें एहतियात ही करनी पड़ेगी। और पहले ये भी बताया उन्होंने कि पहले मरहले पर वैक्सीन फ्रंट लाइन वर्कर्स को दी जाएगी, डॉक्टर्स को, पैरामेडिक स्टाफ। फेयर इनफ, उनकी मतलब कि जितनी उन्होंने मेहनत की है और सबसे पहले तो उनको ही मिलनी चाहिए। दूसरी जानिब वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने खबरदार कर दिया है कि कोरोना के ज़्यादातर सीरियस केस सामने आ रहे हैं। मुल्तान में 41 मरीज इस वक्त वेंटिलेटर पर हैं, सिर्फ मुल्तान में। ये उन्होंने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा। उन्होंने ये भी बताया कि SOPs पर अमल नहीं होगा तो मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जा सकते हैं। ऑपोजिशन मेहरबानी करे, जल्द से ना करे। उन्होंने क्या कहा हम आपको दें। अफसोस से कहना पड़ता है कि जिस तरह SOPs प्रैक्टिस करने चाहिए लोगों ने इनकार कर दिया प्रैक्टिस करने से। अगर हम अपने SOPs पे कंप्लायंस नहीं करेंगे और SOPs जो हैं उनको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सिचुएशन इस तरह की डेवलप हो सकती है कि खुदा न खास्ता कल हमें मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ ना जाना पड़े। मुल्क की सलामती, लोगों की सेहत हमारे लिए अव्वलीन फ़र्ज़ है हमारा। अगर लोगों की सेहत रहेगी तो इंशाल्लाह जलसे भी करेंगे, जुलूस भी करेंगे। ना आप कहीं जा रहे हैं ना हम कहीं जा रहे हैं, जल्द से जुलूस का बड़ा टाइम है तो मेहरबानी करके आप जल्द से जुलूस ना करें। अच्छा हमजा, आजकल मुझे हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा जाना पड़ता है और बिलअमूम वीकेंड जो है वो हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा गुजरता है। इमेजिन ही मैं आपको अपना वाक़या बता रही हूँ, आंखों देखा और वो मैं ट्रीटमेंट करवा रही हूँ अपने वालिद का और साथ वाले बेड पर एक खातून आती हैं और डॉक्टर्स जो हैं वो कैजुअली नहीं अटेंड कर रहे हैं। वो कह रहे हैं वो बहुत पेन में है और उन्हें उनके जो अटेंडेंट्स हैं वो कह रहे हैं इनको बस पेन किलर लगा दें, पेन किलर लगा दूँ। कह रहे हैं हमें देखने तो दें। और उन्होंने उनके टेस्ट खोले तो पता चला उन्होंने कहा इनको कोविड पॉजिटिव किस वक्त हुआ। और ये आवाज़ जो है ना बॉम्ब की तरह थी मेरे लिए भी, मेरे वालिद एक इंतहाई क्रिटिकल सिचुएशन में और साथ वाले बेड पे जो है वो कोविड पॉजिटिव। तो उन्होंने कहा जी ये तो जी कोविड पॉजिटिव तो है मगर दर्द का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, तो आप छोड़ें कोविड को, आप इन्हें टीका लगा दें। उन्होंने कहा इन रेड वार्ड में इन लेके जाने की ज़रूरत है, रेड जोन में, और आपने क्यों नहीं हमें बताया। सो ये सूरत हाल है हमजा, ये मैं आपको बता रही हूँ जो कि देख कर विटनेस करके आई। एंड आई वाज आल्सो, जैसे कहना चाहिए ना, मेरी तो जान निकल गई थी कि कोविड पॉजिटिव एंड एक्टिव पेशेंट जो है वो वहाँ पे मौजूद है एक ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे बहुत सारे पेशेंट्स जिनकी इम्यूनिटी इतनी कॉम्प्रोमाइज़ है कि दे कैन ईजिली कैच। अब इसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इसमें कोई डॉक्टर क्या कर सकता है, इसमें हमारा जो पैरामेडिक स्टाफ है वो क्या कर सकता है कि जब आप खुद ही पता होने के बावजूद, एक तो ये चीज़ है कि आपको इल्म नहीं है, दूसरा ये कि आपके पास रिपोर्ट मौजूद है और आप उसको संजीदा छुपा रहे हैं। वो डॉक्टर्स की ज़िंदगी, वो 7 मरीजों की ज़िंदगी, मुझे नहीं समझ आती कि हम क्यों दूसरों को मारने के दर पे होते हैं, हम क्यों इसको नहीं संजीदगी से लेते। इसी हवाले से बात करेंगे। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हमारे साथ। डॉक्टर साहिबा अस्सलाम वालेकुम। आपने फरमाया कि पंजाब में कोरोना के ज़्यादातर सीरियस केसेस आ रहे हैं, ये क्या स्टडी है, किस हवाले से आपने ये बात की और आप बतौर डॉक्टर क्या समझती हैं, मकामी आबो हवा का या मौसम का इसमें ज़्यादा अमल दखल है? देखिए जी, दोनों चीज़ों का अमल दखल है। एक तो अमल दखल इस बात का है कि मौसम सरमा है और इस ज़माने इस वक्त एक तो स्मॉग का बड़ा मसला बन जाता है हर शहर के अंदर, और ये जो पार्टिकुलेट मैटर है ये कैरी करता है आपका वायरस और ज़्यादा देर तक कैरी करता है। एक तो ये भी वजह है और दूसरी बात है कि आपके सामने है कि लोगों ने बिल्कुल ही SOPs के ऊपर प्रैक्टिस करनी छोड़ दी, और जब आप SOPs पे ना प्रैक्टिस करें और इस तरह के जलसे जुलूस और सब काम आप कर रहे हो तो फिर आप कैसे उम्मीद रखते हैं कि हम इस कोरोना को कंट्रोल करके रखें। कोरोना की वबा जो फैल इस वजह से रही है। आप देखिए कि वबा के आप इंसिडेंट्स देखें, इस वक्त गुजरांवाला के अंदर हमारा 1% वहाँ इन्फेक्टिविटी रेट था, 4% से ऊपर निकल गया। इसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आपको पता है 21% पर चला गया है, पर्टिकुलरली पेशावर के अंदर। अब ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना पड़ता है। 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये स्ट्रिक्ट कंप्लायंस जो हम SOPs को करें, मास्क लोगों का पहनना, एक दूसरे सोशल डिस्टेंसिंग रखना, और वो एक्टिविटी सिर्फ करें जो हमारी रोज़े मार्च के लिए ज़रूरी है, जो आपके
पैसे कमाने के लिए ज़रूरी है, वरना ये जो और किस्म की सारी एक्टिविटीज़ हैं उन पे हमें हम सबको रोक देना चाहिए। आपने सही कहा। ये भी बताइएगा कि कोरोना की दूसरी लहर में शिद्दत आती जा रही है, लेकिन अवाम SOPs पर अमल नहीं कर रहे। अगर यही रवैया है रहा तो कितने हालात बिगड़ सकते हैं, कुछ प्रिडिक्ट किया जा सकता है। और दूसरा, हुकूमत के पास, हमारे पास इतनी सलाहियत है कि ज़्यादा केसेस होने पर अस्पताल मैनेज कर सकें। इतनी तादाद में हम माशाल्लाह से 22 करोड़ का मुल्क है, अस्पतालों की हमारी कैपेसिटी है पेशेंट्स को ज़्यादा तादाद में ट्रीट करने की। अल्हम्दुलिल्लाह, आपको पता है पिछले 9 महीने के अंदर हमने मामलात जो हैं इतने अस्पतालों के बहुत बेहतर कर दिए हैं। आपके सामने हैं, इस वक्त हमारे पास 18 लेबॉरेटरीज़ मौजूद हैं। हम 22,000 टेस्ट रोज़ाना के कर सकते हैं। जैसे कल के दिन में हमने 21,000 टेस्ट किए थे। इसके अलावा तकरीबन 10,000 हमारे पास ऐसे बेड्स हैं जिनको सेंट्रली सप्लाइड ऑक्सीजन है। फिर हमारे पास वेंटिलेटर्स की तादाद हमने बढ़ा दी है और तकरीबन 1000 से 1200 वेंटिलेटर्स तो हमने मखसूस कर रखा है अपना कोरोना के लिए। फिर हर किस्म की दवाई, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, हमारा जो हमने ह्यूमन रिसोर्स एम्प्लॉय किया वो सब इस वक्त हमारा मौजूद है। कुछ अस्पताल हमने मखसूस किए हुए हैं, जैसे मेयो अस्पताल लाहौर के अंदर किया हुआ है, यूरोलॉजी हॉस्पिटल जो है वो रावलपिंडी में किया हुआ है। इसी तरीके से मुल्तान निश्तर के साथ हमने तैयब अर्दुगान अस्पताल जो है वो मखसूस कर दिया है। भावलपुर के अंदर हमने सिविल अस्पताल मखसूस कर दिया है। तो हमने बाकायदा अस्पताल भी मखसूस कर दिए हैं जो सिर्फ कोरोना की ट्रीटमेंट कर रहे हैं और बाकी काम नहीं कर रहे। वो वजह ये है कि हम चाहते हैं कि ये कम से कम फैले, तो हम ये भी चाहते हैं कि बाकी काम अस्पताल वाले जो हैं वो अपना चलाते रहेंगे। सारी सहूलतें अल्हम्दुलिल्लाह मरीज़ों के लिए मौजूद हैं, लेकिन अगर तादाद बहुत बढ़ जाए मरीज़ों की तो फिर हमें मसला पड़ेगा। अब जैसे मुल्तान का आप देख लें, जिस पे मैंने बहुत ज़्यादा इसरार भी किया है और अपील भी की है कि वहाँ हमारे पास 58 वेंटिलेटर्स हैं। अब 58 वेंटिलेटर्स में से 41 वेंटिलेटर्स पे इस वक्त मरीज़ हैं, 17 हमारे पास खाली हैं। अब अगर मरीज़ ज़्यादा आ गए, और आपको पता है मेजॉरिटी पेशेंट जो हैं उनको प्रॉब्लम जो है वो लंग्स की होती है, तो हम किस तरह इनको संभालेंगे। ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने बार बार अपील की थी कि आप मेहरबानी करके मुल्तान के जलसे को ज़रा मुलतवी कर दें, कहीं और कर लीजिए। अभी इस वक्त मुल्तान में तो सिचुएशन बहुत ख़राब है। सबसे ज़्यादा इन्फेक्टिविटी रेट पंजाब में इस वक्त मुल्तान में, यानी 11 और 12% के दरमियान में, और बहुत मुश्किलों से हम पहले ये 31% था, आज से 1 महीना पहले 31% पे था। बहुत मुश्किलों से उसको कम करके हम इस लेवल पे लेके आए हैं। हमने लॉकडाउन्स किए हुए हैं। इस वक्त पंजाब के अंदर कोई तकरीबन 2030 लॉकडाउन है, 40,000 लोगों को हमने कन्फाइन किया हुआ है। तो ये इकदाम उठा के हमने कोई सिचुएशन को कंट्रोल किया हुआ है, इस सिचुएशन फिर कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। अब सिचुएशन कंट्रोल से बाहर है, ऑपोजिशन मान नहीं रही, जलसे कर रही है। हुकूमत ने प्रेशर डालने की तो कोशिश की ऑपोजिशन के ऊपर, लेकिन कायल करने की कितनी कोशिश की गई कि उनसे बैठकर बातचीत कर ली जाती है कि ये मामलात अभी रोक लिए जाएं। देखिए, अहम चीज़ यह है कि अपोजिशन को अगर आवाम से इतनी हमदर्दी होती तो कम से कम आवाम की सेहत के बारे में ज़रूर ख्याल करते। उनको बिल्कुल आवाम से कोई हमदर्दी नहीं है, और जिन बातों पे वो कर रहे हैं आपको और मुझे भी पता है कि ये सारा शोर व गुल इसलिए मचा रखा है बिकॉज इनको पता है इनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, ये अपने केसेस से बचने की खातिर ये सब कुछ कर रहे हैं और हंगामा कर रहे हैं। अगर बाकी आवाम की खातिर करते तो इस वक्त सबसे अव्वलीन आपके दिमाग में ये बात की तरजीह होती कि हमें इनके लोगों की सेहत का ख्याल करें। जब आपको पता है, यानी आप ख़ुद तो इतने ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं कि अपना उस बख्तियावर की मंगनी के ऊपर आपने सबका पहले PCR करवाया और फिर उनको वहाँ आने दिया और थोड़े लोगों को बुलाया कि वहाँ ये वबा न फैले, तो आप अपने घर वालों को तो इस तरीके से प्रोटेक्ट करें। तो जो आवाम है उसको कहा कि आप सारे तशरीफ़ लाएँ ताकि आपको कोरोना लगे। और अफसोस से कहना पड़ता है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब का जिस तरह का रवैया हुआ है वो तो लगता है अगर वो किसी तो वो कौम दुश्मन बातें कर रहे हैं। और कल भी मेरी अपना गिलानी साहब अली गिलानी से बात जब हुई तो उन्होंने मेरे सामने अमेरिका का वो रखा कि वहाँ प्रोटेस्ट इतनी बड़ी बड़ी हुई, उनको रोका नहीं गया, और उसकी वजह से मैंने उनको बताया ना रोकने की वजह से वहाँ देखिए वबा किस तेज़ी से फैली है। 10 लाख लोग मर चुके हैं अमेरिका के अंदर, और अगर ट्रंप इलेक्शन हारा तो वो इसी वजह से हारा क्योंकि उसने इस वबा पे काबू नहीं पाया था। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत ने बड़ी एफर्ट करके
बहुत ज़्यादा एफर्ट की गई है और इसमें हम सारों ने एक मुश्तरका एफर्ट के साथ, यानी मुझे अफसोस होता है कि जब आप NCOC की मीटिंग में बैठे तब आपकी बात कुछ और हो, बाहर निकले तो बात कुछ और हो। जब हम पिछली NCOC की मीटिंग में हम सारे मिनिस्टर्स बैठे हुए थे तो सिंध की मिनिस्टर जो हैं वो डॉक्टर हैं और वो बिल्कुल मेरी हर बात पे वो एग्री कर रही थी, बल्कि उन्होंने कहा जो डॉक्टर यास्मीन राशिद कह रही हैं वो बिल्कुल सही कह रही हैं, जिसमें हमने कहा था कि हमें स्कूल कॉलेजेस जो हैं उनमें पाबंदी लगा देनी चाहिए। अभी हमारे मसले मसाइल हैं, तो जब इन चीज़ें इतनी मुश्किल हमने वो लिए हैं, डिसीजंस लिए हैं, तो ऐसी कौन सी बात है। आप देखें कराची के अंदर जलसा हुआ है ना, कराची के अंदर हालात देखें कराची किस वक्त क्या है, खैबर पख्तूनख्वा में जलसा हुआ, देखें वहाँ क्या हुआ है। तो मेरा ये मतलब है कि रहम करें आवाम के ऊपर, आप मेहरबानी करें, आवाम का भी कभी सोचा करें। और मेरे लिए तो वाकई बहुत तकलीफदेह चीज़ होगी और खुदा न खास्ता ये वबा इतनी फैल जाए कि कल मेरे अस्पताल उनको संभाल ना सकें। बिल्कुल डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से बात कर रही थी। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। हम समझते हैं कि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं ना, सिर्फ वो SOPs फॉलो नहीं करते हैं। ये बिल्कुल सोच गलत है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये आप देख ही रहे हैं, आज जलसा भी आप देखेंगे। और जो मैंने भी रवैया जिसका जिक्र किया है, मतलब ये रवैया और ये अंदाज, एक तो हमने SOPs को फॉलो नहीं करना, दूसरा फिर हमने एक और SOP है कि आपको अगर मालूम है कि आपको इन्फेक्टेड हैं या आपका एक्सपोजर है ज़्यादा लोगों के साथ, तो बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। आप उसको भी छुपा रहे हैं, तो हम तो मेरा ख्याल है कि एक ऐसी सूरत हाल में अपने आप को और दूसरों को डालते हैं, समेत इन सियासी जलसों के, समेत उन तमाम गैदरिंग्स के जो कि हम बहुत लापरवाही और गैर मोहतात रवैये के साथ करते चले जा रहे हैं, कि खुदा न खास्ते इससे सूरत हाल बहुत ख़राब भी हो सकती है। इसी पर बात कर लेंगे। कोरोना एडवाइजरी कमेटी पंजाब के चेयरमैन हैं डॉक्टर महमूद शौकत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। कहिएगा कि आलमी वबा की बात हो रही है और फिर जब SOPs की बात हो रही है दूसरी लहर में, तो SOPs पर बिल्कुल अमल नहीं किया जा रहा, एहतियात तो बिल्कुल हमने नज़रअंदाज कर दिया है। पहले ये बता दें कि आपको क्या वजह समझ आ रही है ये एहतियात को नज़रअंदाज करने की? देखिए, इसकी बुनियादी तौर पे 2-3 वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि जैसे मैं पहले भी इस खदशे का इजहार कर चुका था कि इंसान की नेचर में ये होता है कि कुछ हद तक पाबंदियां कबूल कर लेता है, लेकिन उसके बाद वो रिबेलियस हो जाता है। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहा, सारी दुनिया में हो रहा है। जो बच्चे पैदा हुए थे 15, 20, 25, 30 साल पहले, तो उन्होंने तो दुनिया एक मुख्तलिफ नौइयत की देखी है। अब जब उनकी ज़िंदगी में एक तासुल आता है और जब उन पर बहुत पाबंदियाँ लगती हैं, तो कुछ अर्सा तो वो एक खौफ की वजह से उस पर पाबंद रहते हैं, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता, जैसे आप समझते हैं ना, डिसेंसिटाइजेशन हो जाती है हर इंसान, और वो ख़तरा जो है उसको उतना महसूस नहीं होता, बल्कि उसको अपनी ज़िंदगी ज़्यादा तकलीफ से महसूस होती है जब वो मुकम्मल तौर पर तब्दील होती है। सबसे बड़ी वजह तो ये। दूसरी बड़ी वजह जो मैं समझता हूँ, हमारा तो किसी सियासत से ताल्लुक़ नहीं, लेकिन इसमें थोड़ी सी गलती हुकूमत और अपोजिशन दोनों की है। हुकूमत ने भी अपने छोटे मोटे जलसे किए, अपोजिशन अपने जलसे कर रही है। तो मेरे नज़दीक तो इस वक्त सबसे बड़ी इखलाकी और कानूनी जिम्मेदारी लीडरान पे थी। लीडर सिर्फ सियासी तो नहीं होते, लीडर तो आवाम को रास्ता दिखाने के लिए होते हैं, मिसाल कायम करने के लिए होते हैं। तो ये तो मौका था कि दोनों अतराफ से एक ऐसा फकीदुल मिसाल मुजाहरा किया जाता कि उनके लहजे से, उनकी बात से अवाम की मोहब्बत नजर आती। लेकिन अगर आप अवाम को पसे पुश डाल देंगे और आप ऐसा बिहेवियर, तो लोग तो इनको आइडियलाइज करते हैं, लोगों के तो यही लोग हैं। तो अगर वो ऐसे करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कोई उम्मीद है कि कोई भी लोग इन SOPs पे अमल करेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा ना कि मुसलसल कहा जा रहा है, और NCOC के इजलास में भी बताया गया कि मुल्क में कोरोना वायरस का 70% फैलाव 5 बड़े शहरों में। तो क्या छोटे शहरों में कोरोना हो नहीं रहा, या रिपोर्ट नहीं हो रहा, डेटा नहीं इकट्ठा हो रहा, और बड़े शहरों में ज़्यादा फैलाव की वजूहात आपके ख्याल में क्या है? वो तो बड़ी आम फहम बात है जी कि ये वायरसेस जो फैलते हैं ये करीबी कांटेक्ट से फैलते हैं, ये ना खाने की चीज़ों से फैलते हैं, ना उस तरह बज़ाहिर एक आदमी के हाथ लगाने से जाते हैं इतनी फ्रीक्वेंटली, जितना ये सांस के ज़रिए ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से जाते हैं। तो सर्दियों में अमूमन वायरल इलनेसेस ज़्यादा होती हैं और बड़े शहरों में ही होती है हमेशा, इसलिए कि जहाँ पर लोग इकट्ठे रहते हैं, खुली हवा नहीं मैसर होती है। आप जाएँ तो शहरों में तंग तारीख गलियाँ हैं, छोटे छोटे घर हैं जिनमें बाहर से लोग आते हैं मजदूरी के लिए, और एक कमरे में 8-8, 10-10 लोग रहते हैं। तो ये वायरस के फैलाव के लिए आइडियल सिचुएशन होती है। गांव में फिर भी अभी, और हमने इस पर बहुत सी पहले रिसर्च भी की कि शहरों के स्लम्स जो है ये सेहत के लिए बहुत खतरनाक होते हैं।
बनस्बत गाँव के, जहाँ शायद प्रॉस्पेरिटी मुकाबलतन कम भी हो, लेकिन उनको ताज़ा हवा मैसर होती है, ग़िज़ा भी कुछ बेहतर मैसर हो जाती है और इस वजह से उनकी सर्कुलेशन अच्छी होती है। अब हम शहरों में रह के हमें इतनी आदत पड़ चुकी होती है, अब सर्दियाँ आएंगी तो कमरे बंद हो जाएंगे, खिड़कियाँ बंद हो जाएंगी, हवा की सर्कुलेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, लोग साथ साथ जुड़ के बैठेंगे और यही चीज़ चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो पब्लिक कॉन्ग्रेगेशन में जाहिर हो जाती है कि लोग जब इकट्ठे बैठ के। डॉक्टर महमूद शौकत साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और आप वजह बता रहे थे कि क्यों ज़्यादा फैल रहा है, गैदरिंग ज़्यादा होती हैं, जगह तंग होती है, सब तमाम मामला। और बहुत ज़रूरी है कि हम वेंटिलेट करना शुरू कर दें अपने घरों को, कुछ देर के लिए ज़रूर खिड़कियाँ खोलें, कोशिश करें धूप जो है वो आए और ख़ुद भी कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा धूप में खुली हवा में, छत पर, अगर छत है, टेरेसेस हैं तो वहाँ पर बैठें। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। और अब बात कर लेते हैं उस हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद की जो आज मुल्तान में जलसा करने जा रही है और हुकूमत बहुत सख्त मुजाहरा करना चाहती है कि ये नहीं होना चाहिए जलसा, और हुकूमत पहले ही ऐलान कर चुकी है। और सियासी जो ताकत दिखानी है, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी तो कोरोना का शिकार हो चुके हैं और ख़ुद घर में महदूद हैं, और इन हालात में पीपल्स पार्टी ने एक बड़ा इकदाम उठाया। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की छोटी साहबजादी आसिफा भुट्टो को मैदान में उतारने का फैसला कर लिया। ये फैसला कितना इफ़ेक्टिव होगा, कितना अच्छा होगा, आसिफा भुट्टो की सियासत और सियासी करियर के ऊपर पहले भी बहुत से सवालात किए गए थे। ये कहा गया था कि वो सियासत में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रही हैं, फिर कहा गया कि वो सियासत में नहीं उस तरह से एक्टिव होंगी। ये अब बहुत बड़ा इबाम है और ये एक फ़ैसला होना है कि आसिफा भुट्टो जो है उनका सियासी करियर का क्या ये आगाज़ है, क्या इसके बाद भी वो इसी तरह से सियासत में एक्टिव रहेंगी, अमली तौर पर मुतहरिक रहेंगी। पीपल्स पार्टी के वाइस चेयरमैन यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना है कि आसिफा भुट्टो जरदारी पीडीएम के मुल्तान में होने वाले जलसे में शिरकत करके सरप्राइज़ दे सकती हैं। और सियासी हलकों में ये बात गर्दिश कर रही है, जैसे कि हमने आपको बताया पहले कि पीडीएम के अवामी जलसे में आसिफा की शिरकत क्या शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बेटी के सियासी आगाज़ है उनके करियर का। इससे पहले भी जैसे बताया मुतादिद सरगर्मियों में हिस्सा ले चुकी हैं। और वैसे भी कौमी सियासत को देख लिया जाए तो ख़वातीन की आमद ज़्यादातर हादसाती होती है या मजबूरी की शक्ल में होती है, और ऐसा ही होता रहा है कि हम पहले देख लें। और इन ख़वातीन ने मुश्किल हालात में भी क़यादत की भरपूर सलाहियतों का मुज़ाहरा किया है और नाक़दीन को बिल्कुल हैरान किया है। हमने माजी में ऐसी चीज़ें, ऐसी ख़वातीन सामने आती देखी हैं। बेनज़ीर भुट्टो की अगर बात कर ली जाए तो जैसे हालात में वो सामने आई थी, अब आसिफा जो सामने आ रही हैं, क्या यौम तासीस होने की वजह से चाह रहे थे कि भुट्टो ख़ानदान का कोई वारिस वहाँ पर मौजूद हो जो लाजमी खिताब करे, तो अब देखना होगा। आसिफा भुट्टो के बारे में पहले भी जैसे मैंने कहा बहुत सारी चमगोइयाँ होती रहीं, लोग उन्हें एक बेहतर पॉलिटिकल विजडम की हामिल भुट्टो ख़ानदान का फ़र्द समझते हैं, जानते हैं। उन्होंने अपनी सियासी सरगर्मियाँ खुद महदूद कर दी थी, उसके बाद अब दोबारा से उनका ये इस जलसे में शिरकत यकीनी तौर पर बहुत अहम हो सकता है। इस हवाले से बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा सहर खान से। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। फरमाइएगा, बिलावल भुट्टो कोरोना में मुब्तला होने के बाद आज मुल्तान जलसे में शिरकत नहीं कर रहे। इतलात यही है कि आसिफा भुट्टो उनकी नुमाइंदगी करते हुए जलसे में शामिल होंगी। ये बताइएगा कि बेनज़ीर भुट्टो की बेटी के सियासी सफ़र का बाकायदा आगाज़ होगा, ये सिर्फ वन टाइम है कि वो आएंगी, जलसे में शामिल होंगी और बिलावल भुट्टो के बाद वापस आने के बाद फिर वो मंजर से गायब हो जाएंगी? देखिए, बात यह है कि आपने आसिफा भुट्टो जरदारी को हमेशा मुतहरिक देखा है, चाहे वो कैंपेन हो, बिलावल भुट्टो जरदारी की इलेक्शन कैंपेन हो या इसके अलावा डारखाना में इलेक्शन कैंपेन थी, या जहाँ जहाँ भी आपको हमने देखा कि उनको मौका मिला उन्होंने एक भरपूर जो है पीपल्स पार्टी की आवाज़ बन के जो है अपना सामने आई हैं। और अभी भी क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोविड की वजह से जो है क्वारंटाइन किए हुए हैं तो वो नहीं आएंगे, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि पीपल्स पार्टी का यौम तासीस का जलसा हो और बेनज़ीर की आवाज़ न गूंजे? तो बेनज़ीर की बेनज़ीर आवाज़ ज़रूर गूंजेगी और किसी को ये कहने का मौका नहीं मिलेगा कि भुट्टो ख़ानदान से कोई नहीं और कारकुन यहाँ पर है। कारकुन भी यहाँ पर होंगे और बेनज़ीर भुट्टो की बेटी भी यहाँ पे होगी, बेनज़ीर की आवाज़ भी यहाँ पे होगी, बेनज़ीर की सूरत भी यहाँ पे होगी। सर साहब, आप बाज़ हल्के ये भी कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी पीडीएम इत्तेहाद में अब दिलचस्पी नहीं ले रही और जलसों में नहीं जा रही थी उस तरह से। आप जीबी आप कैंपेन के दौरान भी देख लें तो इस तासुर को ज़ाहिर करने के लिए आसिफा भुट्टो को मुल्तान जलसे में लाया जा रहा है, क्या ये बात दुरुस्त है? मैं ये समझती हूँ कि इससे ज़्यादा मज़ाक़ा खेज़ बात नहीं हो सकती। आप ये देखें कि इस वक्त पीपल्स पार्टी जितनी आपको यहाँ पे मुतहरिक नज़र आ रही है,
जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं कि पहले मूसा गिलानी को और उसके बाद जो है कासिम को गिरफ़्तार किया गया है, जिस तरीके से आप यहाँ पे पीपल्स पार्टी के कारकुनों को देख रहे हैं, हम सब यहाँ पर हैं, हरेसमेंट जारी है। जिन होटल्स में हम ठहरे हुए हैं वहाँ पे फ़ोन करके जो है बताया जा रहा है कि जी हमें डिटेल्स इकट्ठी कर रहे हैं, कभी जो है वहाँ पे रेड्स हो रही हैं। यहाँ पर जो है पीपल्स पार्टी के कारकुन जिस जोश और जज्बे के साथ मौजूद है, उसके बाद ये कहना है कि पीपल्स पार्टी नहीं है, पीपल्स पार्टी तो है। इस जलसे को तो होस्ट ही पीपल्स पार्टी कर रही है। ये पीपल्स पार्टी के यौम तासीस का जलसा है, जिसको सॉलिडारिटी में पीडीएम के जलसे के साथ भी जो है हमने इसको मुंसलिक किया है, और पीडीएम की भी तमाम रहनुमा यहाँ पर आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल एपीसी जो है वो पीपल्स पार्टी उसकी होस्ट थी, एपीसी उसी एपीसी के अंदर जो है पीडीएम का जो है क़याम हुआ, और पीपल्स पार्टी जो है बिल्कुल पीडीएम के हर फैसले में बिल्कुल साथ है, सबसे साथ है, सबके आगे है। बिल्कुल सही। अच्छा सर कामरान साहब, कुछ अरसे पहले तक आसिफा भुट्टो को एक बड़ी पजीराई मिली थी सियासी मंजरनामे पे, जैसे आपने खुद कहा बेनज़ीर की बेटी के तौर पर उनको और उनकी रिजेम्बलेंस और उनका अंदाज जो है उसकी भी बड़ी मुशाबहत की बात की गई थी, लेकिन फिर उन्हें थोड़ा सा उन्हें बैक स्टेप लेने के कह दिया गया था और बिलावल भुट्टो जो है वो फ्रंट स्टेज पर आए थे। पाकिस्तान की कौमी सियासत में ख़वातीन ने मुश्किल हालात में भी क़यादत की भरपूर सलाहियत का मुज़ाहरा किया है, अक्सर लोगों को हैरान किया है। क्या ये भी सरप्राइज़ एलिमेंट, जैसे कहा है गिलानी साहब ने कि एक सरप्राइज़ जो है वो दे सकती है, तो क्या सरप्राइज़ है कि आप आसिफा भुट्टो में भी मुस्तकबिल की बड़ी सियासी लीडर की झलक देखती हैं, और क्या एक ही ख़ानदान भुट्टो ख़ानदान में बैक वक्त दो सियासी लीडरान जो हैं वो हो सकते हैं कि बिलावल भी हों और आसिफा भी हों? देखिए, बात यह है कि मैं कहूँगी कि पीपल्स पार्टी के अंदर तो कोई तफरीकी नहीं है ख़वातीन की और मर्दों की। ठीक है, पीपल्स पार्टी की जो है सरबराह जो है वो पहली मुस्लिम दुनिया की खातून वज़ीर आज़म थी जो 2 दफ़ा पाकिस्तान में इलेक्ट हुई, तो पीपल्स पार्टी में ये तफरीक है ही नहीं। आप ये देखेंगे कि पीपल्स पार्टी के हर कारकुन, चाहे वो खातून हो चाहे वो मर्द हो, वो उतना ही मुतहरिक है। और मैंने आपको कहा ना कि मछली को तैरना कोई नहीं सिखाता। जिसने बेनज़ीर भुट्टो की गोद में परवरिश पाई हो, वो आसिफा भुट्टो सरदारी अपने अंदर सियासी शऊर लेके पैदा हुई है, और जितनी मेहनत से उसने बीबी के पैगाम को आगे पहुंचाने की कोशिश की है, चाहे वो पोलियो वैक्सीन के एम्बेसडर बन के पाकिस्तान के बच्चों को बचाना हो, फिलैंथ्रोपिक काम हो, वेलफेयर की बात हो, हकूक़ की आवाज़ हो, क्या जो है पीपल्स पार्टी की ख़वातीन के हकूक़ के लिए खड़ा होना। तो मैं ये समझती हूँ कि इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि आप एक मजबूत आवाज़ देखेंगे। मैंने एक जुमले में आपको बताया है कि आप बेनज़ीर भुट्टो को बात करता हुए देखेंगे। वो बेनज़ीर आवाज़, बेनज़ीर की बेटी, बेनज़ीर तरीके से बेनज़ीर साहिबा की नुमाइंदगी कल के यौम तासीस हो। ठीक है सहर कामरान साहब, आप बहुत शुक्रिया आपका। और जलसा गाह की सूरत हाल भी जान लेते हैं, उधर क्या चीज़ हो रही है, क्या नहीं हो रही, क्या लोग आना शुरू हुए नहीं हुए। मोहम्मद आसिम मुल्तान में मौजूद हैं। हाँ जी बिल्कुल, जालों की जैसे बात की, जालों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। पहला जो कह दे कि जुलूस की सूरत में, टोलियों की सूरत में जो पहले कारकुनान है यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और ये 20 से 30 कारकुनान की एक टोली थी यहाँ पर पहुँची है। और अगर आज जलसे के हवाले से बात की जाए तो आज पीडीएम हर सूरत जलसा करने के लिए बाज़िद है। कल मौलाना फजलुर रहमान जो पीडीएम के सरबराह है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भी कहा था कि हर सूरत हम मुल्तान के जो किला कोना कासम बाग है वहाँ पर जलसा करेंगे और एक भरपूर पावर शो करेंगे। दूसरी जानब आज की जो स्ट्रेटजी के हवाले से बात की जाए तो स्ट्रेटजी ये बनाई गई है कि मौलाना फजलुर रहमान जो जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह है, JUI के तमाम कारकुनों को हिदायत दी गई है कि वो 10 से लेकर 11 बजे के दरमियान जो मदरसा कासम अलूम है वहाँ पर पहुँचे। तमाम कारकुनान वहाँ से इकट्ठे होकर एक रैली की सूरत में मौलाना फजलुर रहमान जिस रैली की क़यादत करेंगे, वो 12 बजे के बाद यहाँ पर किला कोना कासम बाग की तरफ रवाना होंगे और किला कोना कासम बाग जहाँ पर जलसा करना है वहाँ पर पहुँचेंगे। दूसरी जानब अगर गिलानी हाउस की बात की जाए तो गिलानी हाउस से भी यही बनाया जा रहा है कि कुछ ही देर में आसिफा भुट्टो जरदारी जो सिंध से मुल्तान पहुँच जाएंगी, और वो भी एक टोली की सूरत में, एक जुलूस की सूरत में तैयारियां इस वक्त जारी हैं। जाले भी आ रहे हैं। आसिफ बहुत शुक्रिया। सियासी तसादुम की सूरत लग रही है, हुकूमत कह रही हम करने नहीं देंगे, वो कह रहे हैं वो डंडे उठाएंगे, तो आप भी डंडे उठा लें, लेकिन होगा क्या ये बहुत देर नहीं है इसमें देखने में। मेरा ख्याल हम एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर आपसे मिलेंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक।
बैक सुबह सवेरे पाकिस्तान में, और ब्रेक में अभी हम डिस्कस कर रहे थे जोक ही लग रहा है जो अब हम आपको बताने वाले हैं। जोक है और कमाल है। आज आप सब अखबारात जो भी आपको मुयस्सर आते हैं वो आप लाजमी उठाएं और उनको देखें। जब आप अखबारात पढ़ेंगे तो आपको किसी एक जगह पर गवर्नमेंट ऑफ सिंध का ये ऐड नज़र आएगा कि घरों से बाहर ना निकलें, क्राउडेड प्लेसेस से दूर रहें, गैर ज़रूरी तौर पर घरों से आपने बाहर नहीं निकलना, और जो शख्स मास्क पहने बगैर बाहर निकलेगा उसको या तो जुर्माना किया जा सकता है या गिरफ्तार किया जा सकता है। और दूसरी बात आपको फरा बताएंगी जोक क्यों है ये। जो वर्डिंग है ना वो है अवॉइड लिविंग अननेसेसरीली होम्स एज मच एज पॉसिबल, डू नॉट गो आउट ऑफ द होम्स फॉर एनी रीजन अदर देन परमिटेड ऑक्यूपेशंस एंड मार्केट एंड मेडिकल ट्रीटमेंट। सो ये इसके अलावा आप घर से बाहर ना निकलें, लेकिन जलसों में आप जरूर आएं क्योंकि वो तो परमिटेड है। नहीं, वो अननेसेसरी भी नहीं है। हाँ, वो अननेसेसरी भी नहीं है। वहाँ पे मास्क भी ना हो, वहाँ पे गैदरिंग क्लोज भी हो, वहाँ पर कोई SOPs भी नहीं है। एक तरफ आप इतने पैसे लगाकर, अवाम का जो पैसा है वो लगाकर सरकारी इश्तिहारात दे रहे हैं, यानी सिर्फ लिप सर्विस, सिर्फ जिसे कहते हैं ना आप एक अपना एक फेस सेविंग, जो एक्चुअली अमली इक़दामात हैं वो दिखाई नहीं देते, वो नज़र नहीं आते। और यही बदकिस्मती और यही सियासत का दोगलापन है और यही सियासत का वो मकरू चेहरा है जिसने आज तक पाकिस्तान की आवाम को मुतासिर किया। यही मामला स्टील मिल्स के हवाले से भी अगर हम देखें तो हमें नज़र आता है। यानी मुराद सईद ने एक जो है वो किया था, ट्वीट किया और उन्होंने जो फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए, उन्होंने कहा कि जी ये आज बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान स्टील मिल्स की। हालांकि पाकिस्तान स्टील मिल्स है इनके दौर में बहुत ज़्यादा खसारे में गई थी और मुस्लिम लीग नून के दौर में उसका खसारा जो है बेहतर हुआ था। सो आर्च राइवल जो हैं उन्होंने भी माना कि चले मुस्लिम लीग नून के दौर में बेहतरी आई थी, लेकिन पीपल्स पार्टी का तनकीद करना नहीं बनता, इसलिए कि उनके दौर में तो स्टील मिल्स के हालात बदतरीन हो गए थे। और ये उन्होंने बात की मुलाजमीन निकालने के मामले पर, जहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो और वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार हमाद अजहर के दरमियान लफ्जी जंग जो है वो जारी सारी है। और बिल्कुल बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमती इक़दाम पर तनकीद किया, कहा है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने हज़ारों मुलाजमीन को फारिग कर दिया और पीपल्स पार्टी उनको बहाल करवाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि इस तारीखी सनती असासे की अराजी के मालिक सिंध के लोग और PTI को इनके मौशी कत्ल से जान किसी सूरत नहीं छुड़ाने देंगे, ये कहना था बिलावल भुट्टो का, जिसका जवाब वफाकी वज़ीर हमाद अजहर ने दिया। उन्होंने कहा जानते हैं पाकिस्तान स्टील मिल्स के मामले पर बहुत सियासत होगी, मगर इस मसले पर वो लोग सियासत कर रहे हैं जिन्होंने इदारे को डुबोया। और वफाकी वज़ीर ने बताया कि पाकिस्तान स्टील मिल्स गुज़श्ता 5 साल से मुकम्मल तौर पर बंद है, ये हम सब जानते हैं। बरतरफ किए गए मुलाजमीन को औसतन 23 लाख रुपए बकाया जात की मद में भी अदा किए जा रहे हैं। बिल्कुल सही। ये तो मतलब हम जानते ही हैं कि स्टील मिल्स के मुलाजमीन के तनख्वाहों की अदायगी के लिए माहाना 75 करोड़ दरकार होते हैं। मुलाजमीन को ना निकालें तो कई 100 अरब रुपए मिल पर लग जाएंगे। स्टील मिल में निजी सरमायाकारों को शामिल किया जाएगा। पाकिस्तान स्टील मिल से 4544 मुलाजमीन को बरतरफ किया गया है, जिनमें टीचर्स, ड्राइवर्स, फायरमैन, ऑपरेटर्स, सेहत और सिक्योरिटी स्टाफ शामिल था। और हमजा जो बदतरीन बात होती है ना, जब इस तरह के सरकारी महकमे होते हैं तो इतनी सियासी भर्तियाँ होती हैं इनमें। कुछ महकमों का मुझे भी पता है, वहाँ पे ड्राइवर्स की तनख्वाह जो कि ड्राइवर भर्ती में है वो बहुत सारे जिसे कहते हैं गजेटेड ऑफिसर्स से भी ज़्यादा है, सिर्फ इसलिए कि उनको सियासी तौर पे भर्ती किया गया, उनको मुसलसल प्रमोशंस दी गई और ऐसे गैर ज़रूरी लोगों को इंडक्ट करके इदारे पे बोझ बना दिया जाता है और उसके बाद फिर वो डिफ़ॉल्ट कर जाता है और ये नतीजा। इसी पर बात कर लेते हैं। पाकिस्तान स्टील मिल स्टेक होल्डर ग्रुप के कन्वीनर ममरेज़ खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खान साहब अस्सलाम वालेकुम। क्या ये जो इकदाम हुकूमत उठा रही है, पहले हमें ये बता दें, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको एतमाद में लिया गया था, उनसे बातचीत की थी, तजावीज़ ली गई थी? पाकिस्तान स्टील मिल के स्टेक होल्डर्स को बिल्कुल एतमाद में नहीं लिया गया, बल्कि उनको सुना ही नहीं गया, उनको सुना ही नहीं गया। और हुकूमत का ये बड़ा जालमाना फ़ैसला है और ये वतन दुश्मन फ़ैसला है। पाकिस्तान स्टील मिल के स्टेक होल्डर्स को, मुलाजमीन को अगर एतमाद में लेके ये बात करते तो ये मिल बहाल हो जाती। बिल्कुल सही। अच्छा, एतराज़ात जो हैं उनके बारे में फरमा दीजिएगा, क्योंकि ये तो बहुत अरसे से
बहुत अरसे से ये बात तो चल रही थी, ज़ेर बहस थी कि खसारा है और उस खसारे का कोई ना कोई हल जो है वो निकाला जाएगा। मुख्तलिफ हुकूमतें इसको टेकअप भी करती रहीं लेकिन फिर रुक जाती रहीं। अब इस हुकूमत ने टेकअप किया है क्योंकि मुसलसल उसमें सरमायाकारी जो है वो डालना पड़ता है, मुसलसल पैसे इंडक्ट करने पड़ते हैं, खसारा बहुत ज़्यादा है। तो आपके ख्याल में जब हुकूमत जो है वो मुलाजमीन को भारी तादाद में बकाया जात दे रहे हैं तो फिर मुलाजमीन निकाले जाने पर क्या एतराज़ है? बात यह है, ये हुकूमत एक माफिया के हाथ में खेल रही है और वो माफिया आटे से, चीनी से सबसे बड़ा माफिया है और उस माफिया ने 12 अरब डॉलर का मेरे मुल्क की इकानमी को नुकसान पहुंचाया है। मैं अपील करता हूं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, पाकिस्तान स्टील मिल का एहतसाब करें और लोगों से रिकवरी करें। वो माफिया जो पिछली हुकूमतों के साथ था वो अब इस हुकूमत के साथ भी है। पाकिस्तान स्टील मिल के मुलाजमीन खसारे का सौदा नहीं है। अगर स्टील मिल का इनके पास पैसे नहीं है, पैसे भी हम देते हैं, मिल भी चला के देते हैं, मगर ये ब्यूरोक्रेसी और ये जो इंडस्ट्री वाला है ये इंपोर्ट के चक्कर में इस मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये इंजीनियरिंग इंडस्ट्री की माँ है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ये बहुत जो है सपोर्टिव होती है ये इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री को तबाह करना मुल्क से दुश्मनी है। स्टील मिल का जो मजदूर है उसका कोई कसूर नहीं। हम हुकूमत की मजम्मत करते हैं, इस फैसले की एहतजाज करते हैं और 3500 बंदा हम रखते हैं। हमारा बहाली प्लान जो हुकूमत को दिया है, हुकूमत उस पर बिल्कुल कोई तवज्जो नहीं दे रही। हमाद अजहर साहब ये कहते हैं, हमाद अजहर साहब को, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को दावत देता हूँ पाकिस्तान स्टील में लाएं, हमारी बात सुने। सिंध गवर्नमेंट के साथ अगर कोई मसाइल हैं इसको सियासत की भीख न चढ़ाया जाए, आपस में बैठ के बात करें। हम तावन करने को तैयार हैं। अगर मुल्क के मफाद में कोई फैसला होगा तो हम मान लेंगे, मगर ये प्राइवेट सेक्टर के माफिया की इजारादारी पूरे मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उनकी इजारादारी से ये फरमा दीजिएगा कि एक दफ़ा पहले भी ऐसी कोशिश की गई थी प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ, आप लोग अदालत में गए थे, अदालत से रिलीफ मिल गया था। क्या इस दफ़ा भी तवक्को रख रहे हैं कि कोर्ट से रिलीफ मिल सकता है या कोई ऑप्शन मौजूद है आपके पास? इंशाल्लाह ये मिलेगा। ये कोई गोल्डन शेक हैंड नहीं दे रहे, ये रिट्रेंचमेंट और टर्मिनेशन कर रहे हैं। और जो स्टील मिल को पैसे दिए गए हैं, ये स्टील मिल पे कर्जा दिया गया है। स्टील मिल मुलाजमीन के अपने पैसे हैं, हुकूमत कोई पल्ले से नहीं दे रही। इमरान खान साहब ने वादा किया था मिल बहाल करूंगा, जनाब आरिफ अलवी साहब ने वादा किया था मिल बहाल करेंगे। असद उमर साहब, क्या हुआ? हमारी बात तो सुन लो, खुदा और रसूल का वास्ता है। इस मुल्क से दुश्मनी मत करो, इस मुल्क के मुआशी मुस्तकबिल को तबाह मत करो। अगर प्राइवेट सेक्टर इतना ही एफिशिएंट है तो वो और मिल क्यों नहीं लगाता? स्टील मिल तो 5-8%। इस मुल्क में मार्केट भी है, इस मिल के अंदर पोटेंशियल भी है। कोरिया से लेकर अफ्रीका तक इससे अच्छी जगह कोई नहीं है। ये सारा इंपोर्ट टैरिफ का आज रैशनलाइज करें। खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आप सुबह सवेरे पाकिस्तान से बात करते, जो मौक़िफ़ है मुलाजमीन का या जो वहाँ पर स्टेक होल्डर्स हैं वो हमने आपके साथ शेयर किया। बिल्कुल, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये इदारा जो कि यकीनी तौर पर बहुत अहम है, मुसलसल खसारे का शिकार है और मुख्तलिफ हुकूमती अदवार में ये खसारे का शिकार रहा है और उस खसारे में से बाहर नहीं निकल पा रहा, जो कि एक लम्हा फ़िक्री है हम सब के लिए। ब्रेक के लिए रुकना हमने और ब्रेक के बाद फिर आपसे मिलते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं और एक नज़र डालेंगे अब की टॉप स्टोरीज पर। OIC इजलास में पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी, मकबूजा कश्मीर पर भारत के खिलाफ करारदाद मंजूर। एलामिये में कहा गया भारत ने सलामती काउंसिल की करारदादों की बराह रास्त तौहीन की। इजलास में इस्लामोफोबिया के खिलाफ भी अहम करारदाद मंजूर कर ली गई। हुकूमत का रियासत मदीना की जानिब एक और कदम, वालदैन के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऑर्डिनेंस लाने का फैसला। बच्चे ज़ाती मिल्कियती मकान से भी वालदैन को बेदखल नहीं कर सकेंगे। वज़ीर आज़म ने वज़ीर क़ानून को मुसव्विदा जल्द तैयार करने की हिदायत कर दी।
लाहौर में काले शीशों वाली कार के ड्राइवर ने गाड़ी रोकने के बजाय ट्रैफिक वार्डन पर चढ़ा दी। बासर अफराद ने कानून को तोड़ना फैशन बना लिया। ट्रैफिक वार्डन से हित्तक आमेज रवैये के बेशुमार वाकयात तसलसल से जारी। बतौर मुआशरा हम अखलाकी पस्ती का शिकार क्यों, इस पर भी बात होगी। हाँ जी, बहुत अहम इजलास हुआ जिसकी बात करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस्लामी ताउन तंजीम OIC के वज़रा ख़ारजा काउंसिल इजलास में मसला जम्मू कश्मीर पर करारदाद मंजूर कर ली गई है। कहा यह जा रहा था कि पाकिस्तान ये बात ही नहीं करने जा रहा और उस पर करारदाद भी मंजूर, और ये भी कहा जा रहा था कि OIC में तो एजेंडा में ही शामिल नहीं है, वहाँ पर तो ये बात जो है डिस्कस होगी नहीं। लेकिन उन तमाम लोगों के ऊपर जो कि इस तरह की अफवाहसाजी कर रहे थे, जिसे कहना चाहिए ना, बहुत सा ठंडा पानी इस वक्त सर्दियों में सख्त है वो गिर गया होगा, इसलिए कि ये जो करारदाद मंजूर की गई है इसमें कहा गया है कि भारत के 5 अगस्त 2019 के इक़दामात मुस्तरद करते हैं और सलामती कौंसिल की करारदादों की बराह रास्त तौहीन भी कहा गया है इन इक़दामात को। और करारदाद की मतन जो है उसके मुताबिक भारतीय इक़दामात का मकसद मकबूजा खित्ते में आबादी का तनासुब तब्दील करना और इस्तिस्बाब राय समेत कश्मीरियों के दीगर हकूक़ छीनना है। और OIC की जानिब से भारत पर जोर दिया गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा के फ़ौजी मुबस्सिर ग्रुप का किरदार लाइन ऑफ कंट्रोल के अतराफ बढ़ाया जाए और भारत जम्मू कश्मीर, सरक्रीक और दरियाए पानी समेत तमाम तनाज़ात आलमी कानून और माजी के मुआहदात के मुताबिक तय करे। और इसी तरह अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी बिरादरी भारत के ज़रीए कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में सूरत हाल की निगरानी करे, पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुज़ाकरात की जल्द बहाली के लिए किरदार अदा करे। तो बहुत अहम फैसले किए गए हैं। करारदाद अहम थी और भारत को ज़िम्मेदार करार दिया गया इसके ऊपर, और मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिनको पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है, जो असल में पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, OIC ने उसको तस्लीम किया है। तो ऐसी बातें कम अज़ कम ना उड़ाया करें कि पाकिस्तान उस पर बात करना नहीं चाहता या फिर OIC उसको बिल्कुल अपने एजेंडे का हिस्सा ही नहीं बनाना चाहता। और पाकिस्तान के मौक़िफ़ के साथ साथ ये मकबूजा कश्मीर के उन बेगुनाह मुसलमानों की भी तो एक देरीना जिसे कहना चाहिए हक भी है और उनकी ख्वाहिश भी है, इसलिए कि ये अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं जिनको कि मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है। ये दुनिया के अमन के लिए एक मुसलसल ख़तरा है। याद रहे कि इसी एक मसले की वजह से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मुसलसल जंगें हुई हैं और होती रही हैं। ये एक ऐसा फ्लैश पॉइंट है जो कि किसी भी वक्त इस खत्ते में एटॉमिक वॉर की कशीदगी का बाइस बनता है। हमने देखा है पिछले दिनों LOC के ऊपर और कश्मीर में किस तरह से बेगुनाह शहरियों के ऊपर फायरिंग की गई, हमजा किस तरह से उन्हें शहीद किया गया, मुसलसल वहाँ पे लोगों को शहीद किया जाता है। और इसी पर बात कर लेंगे। ताल्लुकात आम माहिर मोहतरमा खालिदा वज़ारत साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। खालिदा साहिबा अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। कितनी अहमियत समझती हैं आप कश्मीर से मुताल्लिक OIC की जानिब से जो एक करारदाद है इसको मंजूर किया गया, भारतीय इक़दामात की जो है मजम्मत की गई है? मैं समझती हूँ कि ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। उस वक्त मुझे निहायत डिसअपॉइंटमेंट हुआ था जब पता चला था कि OIC के एजेंडा पे कश्मीर और इस तरह के इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स जो है मुस्लिम दुनिया की वो मौजूद नहीं है एजेंडा पर। लेकिन अब ये जो आया है रेजोल्यूशन जिसको पास किया है OIC ने, तो मेरा ख्याल है ये एक अच्छा डेवलपमेंट है। ये ज़रूरी था, OIC की अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए ये ज़रूरी था कि ये मैसेज दुनिया को पहुंचे कि OIC मुस्लिम दुनिया की अहम प्रॉब्लम्स में इंटरेस्टेड है, वरना OIC की खुद हैसियत ख़त्म हो जाती अगर वो दुनिया में मुस्लिम ममालिक, मुस्लिम कम्युनिटीज़ के जो अहम मसले हैं अगर उसको टेकअप नहीं करेंगे और उस पर अपनी कोई थिंकिंग इवॉल्व नहीं करेंगे तो उससे जो मसला है वो तो जूं का तू रहेगा, लेकिन OIC की इफादियत ख़त्म हो जाएगी। अच्छा तल्ला साहिबा, ये भी फरमाइएगा कि ये ठीक है कि क्रेडिबिलिटी जो साख है OIC की वो मजरू होती, उन्होंने एक असूली मौक़िफ़ जो है कश्मीर का, कश्मीरियों का, पाकिस्तान का, उसको तस्लीम किया है, उसको दोहराया है। लेकिन क्या सिर्फ ये करना काफ़ी होगा? क्या OIC का प्लेटफॉर्म इफ़ेक्टिव हो सकता है कि मकबूजा कश्मीर के जो बेगुनाह मुसलमान हैं उनके ऊपर जुल्म व तशद्दुद का ख़ात्मा किया जा सके? सिर्फ करारदाद मंजूर करने के अलावा भी कुछ और किया जा सकता है और वो कितना इफ़ेक्टिव होगा? आपने बिल्कुल सही पॉइंट रेज किया है। मैं इस पे भी आना चाहती थी कि रेजोल्यूशन पास कर देना एक अहम स्टेप होता है। OIC पहले भी ये कर चुकी है, लेकिन उससे इंडिया ने कोई सबक नहीं सीखा।
मोदी की गवर्नमेंट ने आके नए स्टेप्स लिए। 370 जो उनके अपने कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल था उसे खत्म कर दिया, 35A को खत्म कर दिया, कश्मीर की खुसूसी हैसियत जो थी उसको खत्म कर दिया, कश्मीर के अंदर भारतीयों को प्रॉपर्टी खरीदने की इजाजत दे दी ताकि कश्मीर का जो तशख़्ख़ुस है और जो वहाँ पे डेमोग्राफिक बैलेंस है उसे तबाह किया जाए। तो मेरा ख्याल है कि भारत की जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो डिप्लोमेसी की जबान नहीं समझती है। उनके लिए प्रैक्टिकल स्टेप्स लेना होंगे, मसलन भारत का तिजारती बाइकआउट किया जाए। आजकल उनकी इकोनॉमी वैसे ही मुश्किल में है जी कोरोना की वजह से। अगर उनका माशी बाइकआउट किया जाता है तो इससे बहुत असर होगा और इससे मसले कश्मीर को हल करने में भी आसानी होगी और OIC का प्रेस्टीज दुनिया में बहुत बढ़ जाएगा। बिल्कुल ठीक है तलत साहिबा, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आप मौजूद थी। और ये जो अहम मसला है, ये बड़ी अहम चीज़ जो फरा आप भी रही थी कि क्या सिर्फ करारदाद मंजूर कर लेना, पास कर लेना या उसकी डिस्कशन होना ये बहुत होता है। और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, तो वही है कि जब किसी मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचता है ना, तो उसको तब थोड़ा सा होता है कि नहीं, कुछ तो सोचना चाहिए। आप बात करें दुनिया की किसी ताकत की, अमेरिका ने कोई अपनी बात मनवानी होती है तो सबसे पहले तिजारती पाबंदियों की बात की जाती है, यूरोपीय यूनियन ने कोई बात करनी है सबसे पहले तिजारती पाबंदियों की बात की जाती है। आपने कोई दुनिया के कोई बात करनी हो तो किसी भी पैक्ट, किसी भी अकॉर्ड का जिक्र हो तो सबसे पहले या तो वहाँ पे बेनिफिट्स दिए जाते हैं इकोनॉमिकली या वहाँ की तिजारत को सुकेड़ा जाता है। तो ये बातें होती है जिससे पता चलता है कि यू मीन इट। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। बदकिस्मती से अभी हम मजीद अचकज़ई जो का मामला है हम सबके जहनों में ताज़ा है कि एक ट्रैफिक वार्डन जो कि ड्यूटी पर मौजूद है, जिसकी पुश्त है उस तरफ और वो साथ आती हुई तेज़ रफ्तार गाड़ी को नहीं देख सक रहा और वो गाड़ी उस ड्यूटी पे मौजूद अहलकार को कुचल देती है और उसके बाद वो मजीद अचकज़ई साहब जो है वो आज तक खुले आम फिर रहे हैं क्योंकि उनके खिलाफ कोई सबूत ही मौजूद नहीं है। कोई जानता ही नहीं है कि उस गरीब ट्रैफिक वार्डन को किसने कत्ल किया, कैसे कत्ल हुए, किसी ने कुछ नहीं देखा, ना किसी वीडियो में देखा। अब भी एक वीडियो इसी तरह की जो है वो सामने आई है क्योंकि जिसमें देखा एक जा सकता है कि एक ट्रैफिक वार्डन जो है वो उसको गाड़ी ने इसी तरह से हिट किया क्योंकि वो रोकने की कोशिश कर रहे थे और उस गाड़ी के ऊपर वो इसी तरह सवार हो गए। ये कोई खौफनाक हादसा भी हो सकता था, इस ट्रैफिक वार्डन की जान भी जा सकती थी। लेकिन आए रोज़ इस तरह के वाक़यात का जो तसलसल है ये बहुत अलार्मिंग है कि ये क्यों ऐसे हो रहा है जो और मुसलसल ऐसे होना जो है ये किस चीज़ की निशानदेही है। हमजा इसी हवाले से बात कर लेंगे। हमारे साथ जो अशरफ मजीद साहब जो हैं स्टूडियो में मौजूद है। अशरफ साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू कि आप स्टूडियो में आए। ये मामला बताएं कि गाड़ी है, वार्डन ने रोकने की कोशिश की है, काले शीशे हैं गाड़ी के, उसके बाद वो घसीटता चला गया और फिर गिरा के फरार भी हो गया। हमारा सेफ सिटी प्रोग्राम किधर गया, हमारी सिक्योरिटी पर ये कितने सवालात हैं और दूसरा ये लोग जो हैं ये गिरफ्त में क्यों नहीं आ पाते। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जैसा आपने अभी बयान किया है कि ये कोयटा में जो वाक़या हुआ था वो उसकी आवाज़ पूरी दुनिया में सुनी गई और क्या हुआ, एक जो प्रोसिक्यूशन है, ख़राब प्रोसिक्यूशन और नाक़स तफ्तीश के बायस वो बरी हो गया बाइज़्ज़त। इसी तरह लाहौर में जो ये वाक़या हुआ है ये आपके सामने है कि CCTV फुटेज उसको सारा कुछ देख लिया। अब इसमें जो ख़ास बात है वो ये है कि एक तो कानून की हुक्मरानी नहीं है, कानून की हुक्मरानी होती तो ऐसे वाक़यात ना होते। अब ये जो वाक़या है ये 23 तारीख का वाक़या है, ये दो रोज़ कबल का वाक़या नहीं है। 92 ने ये 28 तारीख को इसको दिखाया। अब 23 तारीख को जब ये वाक़या होता है उसी दिन इसको जो है वो इसका मुकदमा दर्ज करवाया जाता है। ट्रैफिक कांस्टेबल बेचारा वो थाने जाता है, उसका मुकदमा दर्ज करवाता है। उसके बाद वो अपने सेक्टर इंचार्ज के पास जाता है, ठीक, फिर सर्कल अफसरान के पास जाता है, डिवीज़न अफसरान के पास से होता हुआ वो बेचारा CTO साहब के पास जाता है और उनको दरख्वास्त करता है कि मुझे वो मारने की कोशिश की गई है और ड्यूटी के दौरान मेरी दाद रसी की जाए, मुतलका जो मुलज़िम है उसको पकड़ने में मदद दी जाए। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि 5 रोज़ गुजर जाते हैं, ना तो उस बंदे को पकड़ने के लिए कोई अमली इक़दामात किए जाते हैं, ना CTO साहब की तरफ से कुछ किया जाता है।
जब 5 रोज़ बाद ये वाक़या जो है 92 पे नशर किया जाता है, उसको दिखाया जाता है, तो पता चलता है कि जनाब ये वाक़या हुआ, CTO साहब की तरफ से बयान आता है और फिर उसको पकड़ने की कोशिश की जाती है। ऐसा क्यों अशरफ साहब? सवाल तो ये है कि एक बेचारा मोटरसाइकिल सवार ने हेलमेट ना पहना हो तो ये वार्डन जो है वो वहाँ पर उसकी ऐसी की तैसी कर देते हैं। तो मैं नहीं काले शीशे लगा के निकल सकती, इसलिए कि वहाँ पर रोक लेते हैं, वो शीशों पर से खींच के उतार देते हैं, वो आपकी हर तरह से तजलील करते हैं, वो आपके साथ उलझते हैं। बहुत बुरा रवैया ट्रैफिक वार्डन्स का भी होता है। तो यहाँ पर आकर क्यों सब लोग मम हो गए? उनसे क्यों नहीं कहा गया कि जनाब आपने ये भी खिलाफ वर्जी की, ये क्यों? देखें, CCTV कैमरे सब कुछ दिखा रहे। सेफ सिटी अथॉरिटी ने जो कैमरे लगाए हैं पंजाब गवर्नमेंट ने, वो अरबों रुपया ज़ाया कर दिए एक किस्म का। देखें, ये कैमरे लगाए थे क्राइम को रोकने के लिए। एक गाड़ी जो है वो कई दिनों से काले शीशे लगा के यहाँ पे घूम रही, उसको रोकने वाला कोई नहीं था। जब एक ट्रैफिक वार्डन उसको रोकता है तो उसके बाद ये सारी सूरत हाल। अशरफ साहब, नाम नहीं सामने आया। अगर नाम पता लग गया, मीडिया को वो नाम दें, मीडिया उसकी तस्वीर चलाए, नाम चलाए, सब कुछ कि ये क्या चीज़, ये तो इक़दाम कत्ल है। दफात इक़दाम कत्ल क्यों नहीं चाहिए? मजीद अजक ज़ई साहब का नाम तो ले सकते हैं ना हम? जी बिल्कुल ठीक है आपने। अब मैं इसकी मौजूदा सूरत हाल भी बता देता हूँ। आपको पता है रात को ये हम खबर ये ब्रेक करने लगे हैं कि रात को ये गाड़ी जो है वो बंदे समेत पकड़ ली गई है। अच्छा जी, रात को ये गाड़ी पकड़ ली जाती है और उसमें जो जिस बंदे को ये गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसको जब पेश किया जाता है कांस्टेबल के सामने शनाख्त के लिए, तो कांस्टेबल कहता है ये तो वो बंदा ही नहीं है। ओह माय गॉड। ठीक है, उसकी ये रात का वो चीख रहा बेचारा वो, लेकिन बज़िद है पुलिस ये कहने पे उसको कि नहीं ये वही बंदा है। उसकी वजह जो हमारे ज़राए बताते हैं वो ये है कि इस बंदे के पास चूँकि ड्राइविंग लाइसेंस है, उसको पता है कि अगर इसको पेश करेंगे तो इसकी बेल हो जाएगी, बात सामने। लेकिन ये गाड़ी किसके नाम पे रजिस्टर्ड है, क्या इसका मालिक कौन है, ये तो कोई मतलब वो नहीं होगा ना? नहीं, अब इस गाड़ी की रजिस्ट्रेशन के बारे में भी बता सकते। गाड़ी जो है ये LED 1264, ये गाड़ी मोहम्मद आज़म नामी शख्स के नाम थी जो शादमान का रहायशी है। अच्छा। इसने ये गाड़ी तकरीबन 9 साल कबल जो है मोहम्मद अली को फ़रोख्त कर दी और 9 सालों से ये गाड़ी ट्रांसफ़र नहीं करवाई गई थी। अब जब ये गाड़ी पकड़ी गई है, जब 92 ने ये ख़बर शाया की ये गाड़ी पकड़ी गई, अब इसकी गाड़ी की मैं अभी हमारे पास तस्वीर भी मौजूद है। इस गाड़ी की विंड स्क्रीन टूटी हुई है, जो इस बात का सबूत है कि किस तरीके से उस ट्रैफिक कांस्टेबल जो वसीम है उसको हिट किया गया और बाद में उसको जिग जैग करते हुए उसको फेंक दिया गया जख्मी हालत। अब उस कांस्टेबल का आप हमें बताएं कि उसके जज्बात क्या हैं? अपना इदारा साथ खड़ा नहीं हो रहा, अपना इदारा फोर्स कर रहा है, तो उसके इस वक्त जज्बात क्या है कि भाई मुझे पुलिस वाला होके, वार्डन होके मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा, तो बाकियों को क्या इंसाफ मिलेगा? देखें, उस कांस्टेबल की क्या बात बताऊं मैं। कांस्टेबल के साथ साथ जितने भी ट्रैफिक वार्डन हैं इस वक्त, वो शदीद गमो गुस्से में और वो ये देख रहे हैं कि क्या आया हमें, अगर एक हमारे साथी को इंसाफ नहीं मिल रहा तो हमें क्या इंसाफ मिलेगा। इससे पहले जो CTO लाहौर थे, कैप्टन लियाकत जैसे, तैयब हफीज़ चीमा से जैसे, और ख़ास तौर पर मैं जिक्र करूँगा कैप्टन मुबीन शहीद जी, वो भी CTO लाहौर रहे हैं। उनके दौर में ना सिर्फ ट्रैफिक की सूरत हाल कंट्रोल होती थी, बल्कि ख़ास तौर पे वो जितने भी ट्रैफिक वार्डन थे उनके लिए वो एक इज़्ज़त का मुकाम था और वो उनके साथ चलने में फ़ख्र महसूस करते थे। वो ये नहीं था कि सामने सलूट कर दिया और बाद में उनके खिलाफ बात की गई। ठीक है अशरफ साहब, अब वो हालात नहीं आप भी मुझे लग रहा है कुछ डर के हमें बारे पूरी बात जो है आप भी नहीं हमें बता रहे, लेकिन अगर महकमा भी डरेगा। देखें, अभी तक की जो पोजीशन है मैं आपको बताऊं कि CTO लाहौर जो हैं वो इस वक्त उनको सिफारिशें हैं। CTO लाहौर की और सिफारिशों की वजह से CTO लाहौर ये असल बात है ना। ये थैंक यू, बहुत शुक्रिया अशरफ मजीद साहब, आप आए। ये अहम मामला है कि जो हमारे वार्डन्स खड़े होते हैं, सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, तूफान हो, वो वहाँ पर खड़े होते हैं, हमारे लिए मौजूद होते हैं। और अगर कहीं पर ट्रैफिक ब्लॉक हो जाए ना, तो यही वार्डन्स होते हैं जिनको हम देख रहे होते हैं कि यही वो जो है रास्ता तस्वीर के 2 रुख होते हैं। वार्डन्स जो हैं बहुत ज्यादती भी करते हैं लोगों के साथ, मैंने खुद भी देखा, झेला भी है।
वो नहीं लगने देते काले शीशे जो है। मेरा सवाल अशरफ साहब से जो था, और अशरफ साहब ने इसको बड़ी अच्छी तरह से रिपोर्ट किया और बड़ी उन्होंने आपको तफसीलात बताई हैं कि अगर ऐसे वन साइडेड कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, तो नहीं है ना कि कोई आम शहरी जो कानून को मानता है उसके ऊपर तो आप चढ़ दौड़ें, और जहाँ पे आपका जोर नहीं चलता वहाँ पर अगर कोई मार भी दे बंदे या इस तरह की कार्रवाइयाँ भी करें तो वहाँ पर आप बेबस होके। सिंध पुलिस याद आ गई मुझे, जिन्होंने कहा हमारा इस्तेहकाक जो है मजरू हुआ है, तो यहाँ पर भी इस्तेहकाक मजरू होना चाहिए था ट्रैफिक पुलिस का भी, और उन्हें भी इस मामले के ऊपर एक्शन देना चाहिए, नो मैटर कौन है क्या है। सवाल यह है कि क्यों ऐसा किया। लेकिन ये अफसरान का मामला है कि अगर अफसरान कार्रवाई नहीं कर रहे, अपने ही वार्डन अपने ही जो है कांस्टेबल के लिए, तो फिर आम शख्स के लिए क्या कार्रवाई की जाएगी, ये एक सवालिया निशान है। अब देखते हैं कि इसका एंड क्या होगा। स्टोरी का एंड वैसे नजर आ रहा है कि क्या होगा, ये पीछे कहीं पर्दों में चली जाएगी। हाँ, जब तक अशरफ साहब इसे रिपोर्ट करते रहेंगे, ये सामने आती रहेगी, उसके बाद सब भूल जाएंगे कि क्या हुआ। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। आगे बढ़ेंगे। एक और बहुत अहम मामला है, बहुत अहम मामला है और बहुत ही अहम मामला है। शुक्र है इस तरफ ध्यान भी गया और हुकूमत ने सोचा, हुकूमत ने अब ज़ईफ़ुल उम्र शहरियों के लिए बड़ा इक़दाम उठाने का फ़ैसला कर लिया और वालिदैन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है। हालांकि ये ऑर्डिनेंस आज से 1400 साल कबल बहुत वाज़े अंदाज में आ चुका है। उफ तक ना कहो का हुक्म जिन लोगों के लिए है, अगर वो वालिदैन जो हैं वो रोड्स पे, ओल्ड हाउसेस में, जायदाद के लालच में धक्के खा रहे हों, जो औलाद है वो बेदखल कर दे वालिदैन को, तो इससे बड़ा जुल्म और लाकानूनियत और क्या हो सकती है। अल्लाह ताला के कानून को जो नहीं मानते, लेकिन अब उनको अकाउंटेबल किया गया है औलाद की तरफ से, मुमकिन तौर पर ज़ईफ़ और बेआसरा वालिदैन को घरों से बेदखल करने का अमल कानूनी तौर पर रोका जा सकेगा, जो कि इससे पहले मुमकिन नहीं था। बिल्कुल, वज़ारत कानून व इंसाफ के तर्जुमान के मुताबिक इस सिलसिले में बाकायदा ऑर्डिनेंस पास होने के बाद औलाद ज़ाती मिल्कियती मकान से भी वालिदैन को बेदखल नहीं कर सकेगी। ये जो विरासती मकान होता है उससे भी निकाल देते हैं, लेकिन अब ऐसा होगा कि ज़ाती जो मिल्कियती मकान है उससे भी नहीं निकाल सकेंगे। और वज़ीर आज़म ने वज़ीर कानून जो फ़रूग नसीम है उनको मुसविदा जल्द तैयार करने की हिदायत भी कर दी है। और अगर हम अपना देखें ना, जो इनहेरिटेंस लॉ है हमारा इस्लामिक, उसमें हिस्से हैं सबके, वालिदैन का शेयर है उसमें। आप वो चाहें भी तो आप उन्हें नहीं निकाल सकते, बेदखल नहीं कर सकते, लेकिन चूंकि हम ना शरीयत को मानते हैं ना दुनिया के किसी और कानून को, लेकिन अब ये जो मुजवज़ा मुसविदा है इसके मुताबिक वालिद मलकियती मकान से बच्चों और उनकी बीवियों को भी फौरी बेदखल नहीं कर सकेगा। वालिद को 10 रोज़ में आसान तरीक़ाकार इख्तियार करके बच्चों को बेदखल करने का इख्तियार होगा। वो जो पहले सिर्फ एक आकनामा आ जाता था ना, और उसके साथ ही सब कुछ ख़त्म हो जाता था, तो के जो मुमकिन रास्ते हैं उन सबको रोकने के लिए और उनके सद्देबाब के लिए कोशिशें की जा रही हैं। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। मुमताज़ माहिर कानून ज़िया अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अवान साहब अस्सलाम वालेकुम। बतौर एक वकील बराए इंसानी हुकूक, आप इस ऑर्डिनेंस को किस तरह से देख रहे हैं? कितनी ज़रूरत थी इस ऑर्डिनेंस की? सोसाइटी पर क्या असरात होंगे? सबसे पहले तो मैं 92 न्यूज़ का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने एक बहुत ही देरीना इशू को अपने इस मॉर्निंग शो में शामिल किया है। और फरा वैसे बैठे भी अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि वो जब मूव कर रही होती थी तो वो ज़्यादा अच्छा होता था मॉर्निंग शोज़ में, बट इट्स ऑल राइट, वो तो प्रोड्यूसर का काम होता है। बट बेसिकली मैं आपको बताऊं कि ये जो लॉ बन रहा है अपने ऑर्डिनेंस का है, ऑर्डिनेंस तो कोई उसकी कोई लाइफ नहीं होती जब तक कि वो एक्ट ना बने। और अगर ये फेडरल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है तो मैं आपको बताऊं कि उसकी जुरिस्डिक्शन तो सिर्फ इस्लामाबाद में है, क्योंकि ये 18वीं तरमीम के बाद ये सारे सब्जेक्ट जो हैं वो प्रोविंसेस के पास हैं और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को सारा इख्तियार दिया गया है। मिनिस्ट्रियाँ हवाले की गई, फेडरल मिनिस्ट्री के पूरे सारे काम इनके हवाले किए गए, जिसमें इन्होंने अभी तक कोई अपना रोल प्ले नहीं किया जो प्रोविंशियल असेंबलीज को करना चाहिए। अब बात यह है कि ये आप कह रहे हैं कि पहली बार ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊं कि 2013 से और उससे पहले से कुछ ऐसे लॉज बने हैं कुछ प्रोविंसेस में, 3 प्रोविंसेस की मैं ख़ास तौर पे बात करूंगा, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान। वहाँ पे जो डोमेस्टिक वायलेंस के जो लॉज हैं, अगर आप उनको निकालें तो वो डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ मियाँ और बीवी के दरमियान नहीं है, वो बहनें जो गैर शादीशुदा होती हैं या वो बहन भाई जो किसी तरह स्पेशल हैं उस हवाले से, या माँ बाप।
तो उन लॉज में बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से ये कहा गया है कि आप उन लोगों को तशद्दुद करके निकाल नहीं सकते, और अगर निकालने की बात हो तो उन लॉज में एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि उसमें उन्होंने थाने को बाहर कर दिया। ये मैं 2013 से अभी तक जितने लॉज यहाँ बलूचिस्तान और पंजाब और जो मेजॉरिटी वहाँ पे ये नहीं हुआ केपी में, क्योंकि केपी में ज़्यादातर ये हुआ कि जमात इस्लामी चूँकि वहाँ पावर में रही है पहले, तो वो उनकी तरफ से जो चाइल्ड मैरिज और ये वाला जो डोमेस्टिक वायलेंस का लॉ है उसको किसी ना किसी तरह टाल मटोल होती रही, और उसमें अभी तक वहाँ पे कोई इतना ख़ास जो वो नहीं हुई लेजिस्लेशन। तो मैं आपको ये बता रहा था कि ये जो लॉ ऑलरेडी मौजूद हैं, मेरी सिर्फ एक दरख्वास्त, क्योंकि मैं सारी जिंदगी हो गई ह्यूमन राइट्स पे काम करते हुए और फ्रस्ट्रेशन का लेवल इतना ऊपर चला गया है कि पाकिस्तान में ये जब से FATF का इशू आया है, पाकिस्तान में NGOs, मेजॉरिटी NGOs बंद हो गई। ये मैं आपको एक जिम्मेदार आपके सामने बात कर रहा हूँ कि उसके बाद इतने लेयर्स इन्होंने बनाई है कि कोई सिविल सोसाइटी काम नहीं कर रही, इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस थी वो चली गई हैं। तो ये जो सारे काम होते थे जो सिविल सोसाइटी करती थी या कम्युनिटी जो करती थी, वो तो ऑलमोस्ट ये इन्होंने उसको खत्म कर दिया फेडरल गवर्नमेंट, और बाकी रहे ये लॉ बनाते रहे। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि अभी मैंने फरवरी के एंड में 1 साल का मेरे पास मैंने प्रोजेक्ट किया है UN Women के साथ, और उसमें मैंने करना ये था कि जेंडर बेस्ड वायलेंस और वायलेंस अगेंस्ट विमेन के जितने लॉज हैं 2006 से 2019 तक, कोई 20 के करीब लॉ हैं, वो मैंने जजेस, लॉयर्स और प्रोसिक्यूटर्स और प्रोटेक्शन ऑफिसर्स जो होते हैं मिनिस्ट्रियों के, उनको मुझे जो है ना ट्रेन करना 5 शहरों में, कराची, कोयटा, दादू, खैरपुर और रावलपिंडी। मैंने कोई 1020 जज, वकील, प्रोसिक्यूटर, प्रोटेक्शन ऑफिसर, मोतसिब के इदारों के लोग, उनकी ट्रेनिंग की, और उससे मुझे ये पता चला कि जो 2006 से 2019 तक जितने लॉ बने हैं 20 के 20, उनमें से 5% जो है ना जजेस ने, लॉयर्स ने, प्रोसिक्यूटर ने उसको पढ़ा ही नहीं था। वेरी गुड। जब पढ़ा ही नहीं है तो आप ये लॉ बनाते जाएं, अपनी फेदर हर एक गवर्नमेंट आती है कहती है जी हमने इतने लॉ बना दिए, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन पे कोई पार्लियामेंट का हमें सेशन चाहिए, हमें सूबाई असेंबली का 1 हफ्ते का सेशन चाहिए कि हमने लोगों की पर्सनल जो इश्यूज हैं जैसे वायलेंस है, बच्चों के राइट्स हैं, बच्चों के साथ। ज़िया साहब, इस वक्त तो हम खास तौर पे फोकस कर रहे हैं वालिदैन के साथ जो जुल्म होता है। मुतादिद ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पर हमने देखी और बहुत दिल दुखता था कि मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, तशद्दुद किया जा रहा है, बीवियों के कहने पर बेटे जो हैं वो माओं को मार रहे हैं। आपके पास आपके ख्याल में ये कितना संगीन मसला है, कितने इतने केसेस जो हैं वो मुआशरे में मौजूद हैं, आप लोगों के पास आते हैं, और ये जो कानून बनेगा क्या इससे रास्ता रोका जा सकेगा? और जो आप कह रहे हैं कि बन गया कानून, किताबों में बंद हो गया, पता ही नहीं है ना जज को ना वकील को कि कौन सी शिक और कौन सा लॉ और कौन सा एक्ट जो है इसके ऊपर लगेगा। और दूसरी फिर इसमें भी बता दीजिए कि ऑर्डिनेंस लाना क्यों ज़रूरी है? भाई क्यों नहीं आप असेंबली से इस तरह की अहम चीज़ें जो है उन्हें पास करवा सकते हैं और उनको एक एक्ट की सूरत में ला सकते? देखिए, जो आपका ओपिनियन है आई एग्री विद यू कि आप माशाल्लाह इतना बहुत सीनियर एंकर हैं और इतने आपने प्रोग्राम्स किए हैं जिससे जितनी एजुकेशन माशाल्लाह आपकी है उस हवाले से, तो मैं ये बताऊं कि यही सारा चैलेंज है कि हम अगर पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग सिर्फ सतही बातें, नारेबाजी हो रही होती है। आप ये जो है ना ह्यूमन राइट्स की जो कमेटी है उसको उठाना चाहिए, जिसके वो खोकर साहब जो है ना वो चेयर हैं और बिलावल साहब हैं। इसी तरह पार्लियामेंट की और बहुत सारी कमेटीज़ हैं, सेनेट की हैं, नेशनल असेंबली की हैं, प्रोविंशियल असेंबलीज़ की हैं, उनको इस पे सेशन करने चाहिए और उनको चाहिए कि वो सिविल सोसाइटी के साथ देखें। पूरी दुनिया में अगर कोई कानून बनता है तो बनाने से पहले उसका एक प्रोसेस होता है, उसको कम्युनिटी में ले जाया जाता है, कम्युनिटी में जब वो अप्रूवल हो, यहाँ तो ऊपर बैठे हुए ड्राफ्ट करते हैं। इतना डिस्कनेक्ट है सोसाइटी में और हमारे लॉज में या हमारी जो इम्प्लीमेंटेशन में कि पब्लिक को तो पता ही नहीं है। आप जो भी इतने आप प्रोग्राम कर लें और पब्लिक कहे कि ऐसे ही बोलते हैं लोग, कुछ होता नहीं, हमने देखा नहीं कभी। क्योंकि हमारे पास जो हमारी हेल्पलाइन में जो मददगार हेल्पलाइन है, हम 2000 से काम कर रहे हैं, 20 साल हो गए, हमारे पास तो सैकड़ों ऐसे केसेस आते हैं कि माँ बाप से किसी तरह प्रॉपर्टी ले ली और उसके बाद उनको बाहर कर दिया और वो आके कह रहे होते हैं कि हमसे सिग्नेचर ले लिए, ठीक है ना, और अब हमारे पास कुछ नहीं है। जो माँ बाप पैसे वो अपने पास अथॉरिटी रखते हैं
उनको भी इतना तंग करते हैं कि वो मजबूर हो जाते हैं कि भाई बिल्कुल ठीक है। असल चैलेंज जो है वो इम्प्लीमेंटेशन के मरहले में ही आ जाता है। ज़िया अवान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आप सब सवेरे पाकिस्तान बात कर रहे थे, और इम्प्लीमेंट काश सारे कानून जो इस वक्त मौजूद है वही हो जाएं तो हमारा मुआशरा बिल्कुल ठीक हो जाए। हाँ, मस्जिद तो बना दी दम भर में, ईमान की हरारत वालों ने मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी हो न सका। सो जब हमें कह दिया है कि उफ तक ना कहो, तो हम उफ क्या, हम तो बहुत कुछ कहते हैं। लेकिन अब कानून साजी बहुत ज़रूरी है ताकि ऐसे तमाम नाखल्फ नाफरमा बरदार औलाद से अल्लाह ताला हम सबको महफूज भी रखे और फिर उनको अकाउंटेबल भी किया जा सके। बिल्कुल, ये दुआ है सबके लिए। और अब हम एक ब्रेक की तरफ चलेंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। खुश आमदीद सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं, और अब हम आपको एक बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ जो है वो मुंसलिक करेंगे, क्योंकि इस तरह की जो शख्सियात हैं जो ज़िंदगी की मुश्किलात का ख़ुद सामना करते हैं, लेकिन इस हौसले और अज़्म के साथ के मिसाल छोड़ जाते हैं दूसरों के लिए। अब ख़ुद जो मुश्किलात सहते हैं, कोशिश करते हैं कि दूसरों को मुश्किलात जो है वो ना सहनी पड़े, यकीनी तौर पर काबिल तकलीद होते हैं। बिल्कुल, ऐसे लोग तो सभी होते हैं जो अपने लिए जी रहे होते हैं, अपने लिए, अपने करियर के लिए, अपनी फैमिली के लिए, और सिर्फ अपने लिए सोच रहे होते हैं, जो आपसे लोग लिंक्ड होते हैं। लेकिन दुनिया उन लोगों को याद रखती है जो दूसरों का ख्याल रख रहे होते हैं, जिनसे आपका कोई खूनी रिश्ता नहीं होता, जिनसे आपको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचना होता, आप उनको फ़ायदा पहुंचा रहे होते हैं। और ये एहसास जो है ना, ये अल्लाह ताला की सबसे बड़ी दौलत है। वो जिसको ये दे देता है उसको, उसके ऊपर बहुत सारी ब्लेसिंग्स होती हैं। गरीबों, मस्कीनों, यतीमों और मोहताजों का ख्याल रखना एहतराम इंसानियत है, असल इंसानियत है। ये फेथ तंजीम जिसकी हम बात करें इस वक्त, इसी जज्बे और मिशन के साथ बनाई गई है। और इसमें कमाल बात यह है कि इसके जो बानी हैं समाजी कारकुन साजिद बिन ज़िया खुद माजूर हैं, लेकिन अज़्म व हिम्मत का पैकर है, इंसानी खिदमत के जज्बे से सरशार हैं, और हर वो काम करते हैं जिससे वो लोगों को रिलीफ दे सकें। बिल्कुल, और वो गुज़श्ता कई बरसों से सर्दी से परेशान मुस्तहिक अफराद की मदद के लिए लिहाफ और गर्म कपड़े तकसीम करने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। उनका ये कहना है कि ज़रूरतमंद जो अफराद हैं उनकी मदद करने से हकीकी खुशी और राहत हासिल होती है। ये अंदर से ही फीलिंग हो सकती है कि आपको खुशी किस काम में मिल रही है। बिल्कुल, और हमजा वही ना कि मतलब कि हमारी क्लोजर्स भरी रहती हैं, हमारी अलमारियाँ जो हैं उसमें जैकेटें हमने लेके रखी होती हैं कि हम कभी गए स्नोफॉल के लिए तो हम ये पहनेंगे, हम कभी गए वहाँ पे तो हम ये पहनेंगे, और वो पड़ी होती है। और बहुत सारे लोग होते हैं जो वो गर्म कपड़े ना होने की वजह से ठिठर रहे होते हैं, और यही इंसानियत का इम्तहान होता है कि उस वक्त हम अपनी खूबसूरत तरीन, अजीज़ तरीन, कीमती तरीन चीज़ जो है वो किसी की ज़रूरत के लिए देते हैं या अपनी लग्जरी के लिए संभाल के महफूज करके रखते हैं। और मुखय्यर हज़रात से भी वो ये अपील कर रहे हैं कि इस नेक मकसद में तंजीम के मुआविन बने। वो कहते हैं कि फेथ फाउंडेशन का मिशन पसमानदा तबके की आने वाली नस्ल को एक बेहतरीन मुस्तकबिल फराहम करना है। ये बातें सारी हम ही आपसे नहीं करते रहेंगे। समाजी कारकुन साजिद बिन ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो अपनी तंजीम के बारे में कुछ बताइएगा, ये कहाँ से और कैसे काम कर रही है, कब से काम कर रही है, क्या काम कर रही है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस शो। हम लोग फेथ फाउंडेशन 2010 से पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में काम कर रहे हैं। हम लोग थर पार्कर में भी जाते हैं, हम लोग वहाँ पे हैंड पम्प्स प्रोवाइड करते हैं, कुएं बनवाते हैं वहाँ पे, मस्जिदें, मदरसे। इसके अलावा शहर से बाहर भी, अगर हम कराची से बाहर अगर किसी इलाके में जाएं तो वहाँ पे भी बहुत सारे इलाकों में ज़रूरतमंद लोग होते हैं। अभी बारिशें हुई थी तो हमारे पास कॉल्स आई जिन लोगों की अर्बन फ्लडिंग की वजह से लोगों के घर टूट गए थे, किसी की दीवार गिर गई, किसी की छत गिर गई। उन लोगों ने हमसे रब्ता किया था, हमने उन लोगों को, फिर हमारी रिलीफ टीम वहाँ पे पहुँचती थी, उन लोगों का सर्वे करते थे। फिर उन लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी केसेस की हमने रेनोवेशन भी करवा कर दी। लॉकडाउन जब से स्टार्ट हुआ तब से हम कोशिश हमारी ये है कि लोगों को किसी किस्म का कोई छोटा बिज़नेस हम करा दें ताकि वो ख़ुद से इंडिपेंडेंट हो जाएं।
जो कच्ची आबादियों में पुरानी दर्जनें हैं हम उनको सिलाई मशीनें पहुंचाते हैं। अभी इंशाल्लाह ताला आने वाले कुछ दिनों में हम रिक्शा स्कीम और ये बाइकिया और ऊबर के लिए जो मोटरसाइकिल के राइडर्स की जो जॉब्स होती हैं लोगों के लिए, हम उनको वो भी प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह। मोटरसाइकिल्स हो गए, रिक्शे हो गए, छोटे कारोबार पे हम लोगों को प्रमोट करते हैं कि छोटे से छोटा कोई कारोबार कर सकें जिसमें उनकी अपनी इंटरेस्ट है, उनकी अपनी नॉलेज है। माशाल्लाह साजिद साहब, फेथ फाउंडेशन का बेसिकली, साजिद साहब जो आप बातें बता रहे हैं ये सब बहुत ज़बरदस्त है। थोड़ा सा अपने बारे में भी बताइएगा कि जैसे हम अभी बता रहे थे कि कोई अल्लाह ताला की तरफ से कोई ऐसी माजूरी, कोई ऐसी महरूमी है जो कि आप किस मसले का खुद शिकार हुए। फिर हम तो एक्सक्यूज़ाइटिस के मरीज़ हैं, हम में तो हर एक के पास 100 बहाने होते हैं। मैं मसरूफ़ हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास हिम्मत नहीं है, मुझे पता नहीं है ये सब कुछ कैसे करना है। तो अगर आपके साथ ऐसी कोई महरूमी थी तो आपके पास तो बना बनाया एक्सक्यूज़ था कि अल्लाह मैं क्या करता, मुझे तो तूने ये दिया ही नहीं थी ये चीज़ें जो बाकी लोगों को दी थी। तो वाई यू, क्यों आपने ये टेकअप किया कि मैं लोगों की खिदमत करूं या मैं ये काम करूं? देखिए जी, ये तो एक जज्बा होता है जो इंटरनली हर इंसान के अंदर होता है, और ये सिर्फ वो लोग कर सकते हैं जिन लोगों के अंदर एक तबीयत में एक होता है रज़ाकाराना काम करने का। अल्हम्दुलिल्लाह हम बचपन से ही हम वॉलंटियरली काम करते थे। 2002 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई थी, उसके बाद मैं व्हीलचेयर पे आ गया। 2010 में हमने फेथ फाउंडेशन को फाउंड किया था। तब से ही हम अल्हम्दुलिल्लाह अलग अलग सेक्टर्स में, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पैदाइश से वफ़ात तक बीच में 42 फील्ड्स हैं जिसमें हम लोगों की सपोर्ट करते हैं। किसी को बच्चे को वजीफ़ा बांध दिया एजुकेशन के लिए, किसी को राशन का, किसी का कोई इलाज मुआवजे की ज़रूरत है, या ऐसे मल्टीपल चीज़ें होती हैं। किसी का इंतकाल हो जाए, कफन का, तदफीन का, कब्र का अरेंजमेंट। ठीक, बिल्कुल ठीक है। अभी हम लोग इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश ये है कि हमें कुछ हॉस्पिटल्स कंस्ट्रक्ट करने हैं। साजिद साहब, मुझे याद है जब मैंने आपको इंटरव्यू किया था तब नया नया ये हादसा हुआ था और नए नए आप इस तमाम मसले का शिकार हुए थे, और अब इट्स अ लॉन्ग जर्नी जो कि आपने तय की और इतना सारा काम माशाल्लाह आप कर चुके हैं। कोई मदद भी मिली है लोगों से? हुकूमत ने भी कोई सरपरस्ती की है? कैसे आप कलेक्ट करते हैं? जो लोग चाहें आपके साथ जुड़ना वो क्या करें, जो आपसे मदद लेना चाहें वो क्या करें? देखें, हम अभी तक जितना भी काम कर रहे थे हम अपना हल्का अहबाब और अपनी फैमिली से ही चैरिटी रेज़ करके हम अपना काम कर रहे थे। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मैग्नीट्यूड एक्सपैंड हो रहा है, हमारा काम बढ़ रहा है। अब हमें पाकिस्तान की और पाकिस्तानियों की ज़रूरत है कि वो हमें आगे बढ़ के हमें हेल्प करें। हम बेसिकली चाहते हैं कि लोगों को बेहतर से बेहतर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा सकें, रादर देन कि लोगों को खाना पहुंचाया जाए और उनको उसकी आदत डाली जाए। हम कोशिश करते हैं कि लोगों को किसी ऐसे स्किल पे लगाया जाए जो उनके इंटरेस्ट का हो। सही, उस पे इंसान जब काम करता है तो वो सारी ज़िंदगी कभी बोर नहीं होगा। फेथ फाउंडेशन का स्लोगन है एम्पावरिंग ह्यूमैनिटी। इसको हमने डिसाइफर किया, इसकी 4 स्टेजेस हैं। स्टेज 1 है करियर काउंसलिंग। बच्चे का इंटरेस्ट आइडेंटिफाई किया जाए, उसको मेंटोरिंग की जाए और उसको उसके इंटरेस्ट के करीब के स्किल पे उसको एडजस्ट किया जाए। स्टेज 2 है स्किल डेवलपमेंट वोकेशनल ट्रेनिंग। स्टेज 3 इज़ ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट फॉर दोज, जो बच्चे बाहर का एक्सपोजर कंट्रोल कर सकते हैं। जो नहीं कर सकते वो पाकिस्तान में यहाँ पे काम करें। पाकिस्तान की जितनी भी लेबर है वो अनस्किल्ड है, किसी के पास कोई डिप्लोमा नहीं है। और पाकिस्तान का जो रेवेन्यू इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट जो ना आने की जो वजह है वो ये है कि पाकिस्तान में सारी लेबर जो है वो अनस्किल्ड है। अगर इस मुल्क में हर आदमी, जो चाहे वो चौकीदार हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो कोई मजदूर हो, अगर उसके पास उसकी स्किल का सर्टिफिकेट हो, सर्टिफाइड स्किल हो। ठीक है साजिद साहब, आप बहुत खैर का काम कर रहे हैं और ऐसा काम कर रहे हैं जो शायद आप ही कर सकते हैं, बहुत कम लोग हैं जो ये कर सकते हैं। वही ना, हम सब बहाने ढूंढते हैं, हम सब कर सकते हैं, हम सबको करना चाहिए। तो जो लोग सेहतमंद हैं और काम कर सकते हैं उनको भीख मांगना नहीं चाहिए। बिल्कुल, वो मेहनत करें और अपने लिए खुद कमाने की कोशिश करें। हम दोनों को आज इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।